हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस सीजीएल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। हम यहाँ पे इतिहास के 200 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हुए हैं जो हम इस वीडियो में पूरा का पूरा देखेंगे। हमारे यहाँ पे जो प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक इतिहास, इन तीनों का हम पूरा सार लाए हुए हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बार बार रिपीटेड हुए हैं यहाँ पे, तो उन सारों को हम यहाँ पे अच्छे से देखकर ओवरव्यू लेके हम यहाँ पे बनाए हुए हैं वीडियो। तो आप लोगों का इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन आने वाला है। हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप लोग पूरा कर चुके होंगे, क्योंकि ये जो है यहाँ पे प्राचीन भारत का जैसे जैसे रहेगा हम यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लियर करते रहेंगे क्वेश्चंस, जैसे आप लोग पढ़े रहते हैं। संपूर्ण हिस्ट्री तो आप लोग पढ़े ही हैं, बस उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं इसके माध्यम से हम आपको पहुंचाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो से पूरे लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम देखेंगे आप लोगों का प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक इतिहास। हम तीनों को हम यहाँ पे लेंगे एक एक। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे हम देखते हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हमें प्राचीन इतिहास पढ़ने हैं। प्राचीन इतिहास का हमारा इस टाइप का क्वेश्चंस ये हमारा दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम इसके बेस्ड क्वेश्चंस जो आप लोग के एग्ज़ाम में आए हुए हम यहाँ पे इसको लेंगे। तो यहाँ पे ऑफलाइन परीक्षा पहले होता था, अब 2017 से लेके 18 तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। इतिहास के आरंभिक काल को हम पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसका हमारा करेक्ट आंसर पूरा पाषाण काल हो जाएगा। इसको हम देखते कैसे, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल में अंतर्गत पाषाण काल सभ्यता आती है। उपकरणों की भिन्नता के आधार पर संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 मुख्य चरणों में विभाजित किया गया है। ये है जैसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। चलिए आते हैं हम दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में है। तो भीमबेटका गुफा हमारा मध्य प्रदेश में है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध भीमबेटका गुफा भोपाल से 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह प्रागैतिहासिक काल का प्रहरी होने के साथ ही भारतीय स्थापत्य कला का अनुपम खजाना है। अगला प्रश्न है, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। तो सबसे पहले किस काल में हम पत्थर युग के औजार पाए थे। तो पूरा पाषाण काल में हम पत्थर के औजार पाए थे। इसको हम समझते हैं उपकरणों की भिन्नता के आधार पर पूरा पाषाण को 3 कालों में विभाजित किया गया है। पूर्व पाषाण काल, कोड उपकरण, हस्त कुठार, खंडक विदारिणी। दूसरा हमारा मध्य पाषाण काल, फलक उपकरण, तथा तीसरा हमारा उच्च पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। तो इसमें हम तीक्ष्ण एवं खुरचनी उपकरणों का हम इस्तेमाल करते थे। अतः स्पष्ट है कि प्रश्न को पत्थर के औजार के संबंध में पूछा गया है, तो जो सर्वप्रथम पूरा पाषाण काल में ही प्रदर्शित किया गया है तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा पूरा पाषाण काल। उत्तर नवपाषाण काल में माना गया था कि, लेकिन संशोधित उत्तर पात्रक में इन प्रश्न का उत्तर पूरा पाषाण काल माना जाता है। तो ये हमारा प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा पूरा पाषाण काल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियाँ थीं। तो चौड़ी थी और सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियाँ चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है।
इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा अपनी नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषता नगर नियोजन में माना जाता है, जहाँ यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञान होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आई थिंक ये आप लोगों को ये क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से रिपीट करके देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा एकदम अच्छे से रोक रोक कर स्किप करते हुए जैसे भी मन तैसे बस इसको पढ़ लीजिए क्वेश्चंस को। चलिए आते अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे हमारा रावी नदी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि हमारी थी, यहाँ पे उस टाइम लिपि की कोई मतलब वहाँ पे बोला नहीं जाता था, लिखा जाता था लेकिन बोल नहीं सकते थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे सिंधु घाटी की लिपि में लगभग 16 मूल चिन्ह थे, जो चिन्ह के द्वारा दर्शाए जाते थे। 250 से लेकर 400 तक अक्षर हैं, जो सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुठिकाओं आदि पर मिलते हैं। लिपि चित्रकात्मक थी, लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकती थी। तो मतलब वहाँ की जो लिपियाँ थी वहाँ पे इस टाइम के द्वारा वहाँ पे थप्पा देते थे कि ये ऐसे ऐसे यहाँ पे बना हुआ है, बस एक तरह का चित्र बनाकर वहाँ पे स्टैम्प लगाया जाता था। वहाँ पे कोई लिपि बोली नहीं जाती थी पर्टिकुलर। तो यहाँ पे हमारा अज्ञात लिपि हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा अज्ञात हो जाएगा। अगले प्रश्न कराते हैं, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था हमारा? मृतकों का टीला। मृतकों का टीला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जिसका सिंधी भाषा अर्थ मृतकों का टीला होता है, इसकी खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। अगले प्रश्न कराते हैं, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ये प्रश्न हमारा आया था 2012 में। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा धन्यागार। अगले प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न दिया है, विशाल स्नानगार ग्रेट बाथ कहाँ मिलता था? तो ये हमारा मिलता था मोहनजोदड़ो में। मोहनजोदड़ो का आप लोग फिगर देखे होंगे, ऐसे टाइप में होता है। वहाँ पे बीच में बहुत बड़ा सा फूल टाइप का होता है और साइड साइड ये खाली रहते हैं, कस्बे बने रहते हैं, जो हमारा यहाँ पे मोहनजोदड़ो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो वो हमारी नृत्य करती हुई एक बालिका थी। ये हमारा महत्वपूर्ण रचना है। आप लोग देखे होंगे कि एक नृत्य करते हुए बालिका रहती है, जो सिंधु घाटी में रचना से मूर्ति ये प्रसिद्ध थी। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? तो ये हमारा हो जाएगा लोथल। लोथल हमारा यहाँ पे पतन नगर बंदरगाह का है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है, लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्तर सभ्यताओं में से किसका
जहाजी माल घाट है? इसका हमारा प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी। अगले प्रश्न को आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर माना जाता है? तो इसका हमारा लोथल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभी हम डिस्कस किए थे। अगले प्रश्न को आते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालीबंगा हमारा यहाँ पे प्रसिद्ध है मिट्टी के पात्र। मिट्टी के पात्र जो है हमारा यहाँ पे कालीबंगा से प्रसिद्ध है। यहाँ पे कालीबंगा सैंध व कालीन सभ्यता में का एक पूरा स्थल है। यहाँ राजस्थान के हनुमान नगर जिले में विद्यमान है। कालीबंगा से मिट्टी के पात्र प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न क्या आते हैं, सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यापार। व्यापार के लिए सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु सभ्यता का व्यापारिक एवं नागरिक सभ्यता थी। यह व्यापार प्रधान थी, अतः सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत व्यापार ही था। इसके अलावा अर्थव्यवस्था में कृषि एवं पशुपालन का भी महत्वपूर्ण योगदान था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? तो यहाँ पे हम देखेंगे लोहा हमारा यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाया गया है। सोना, चांदी, तांबा ये तीनों पाया गया है, लेकिन लोहा हमारा यहाँ पे नहीं पाया गया है। हड़प्पा सभ्यता की एक कांस्य युग सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुओं तो मिली थी, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई थी। वास्तवतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का आरंभ उत्तर वैदिक काल में हुआ था, लगभग 100-1000 ईसा पूर्व में से माना जाता है। अगले प्रश्न क्या आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है, सौरतोगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आते हैं हम यहाँ पे देखेंगे। आप लोगों का एक एक टॉपिक वाइज हम क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें, तो आप लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे पूरा का पूरा देखेंगे। पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन से हैं? तो इंद्र देवता हमारे प्रमुख देवता हैं। हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन पहला दिया हुआ है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन हमारा क्या था? दूध और इसके उत्पाद हमारा यहाँ पे वैदिक युग के आर्यों के प्रमुख भोजन थे। इसको हम समझते हैं, वैदिक आर्यों के भोजन में दूध, घी, दही आदि का प्रमुख महत्व था। ऋग्वेद में दूध में यव, जौ डालकर खीर पकाने तथा दही में बनने वाले पनीर का उल्लेख मिलता है। जो जौ के सत्तू को दही में डालकर करम्ब नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं दूध और इसके उत्पाद। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे बनता है ऐसे, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा जौ। यह हमारा सबसे अन्न में से सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला था मनुष्य द्वारा, तो यहाँ पे जौ हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो हमारा यहाँ पे तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। ऋग्वैदिक लोग द्वारा सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख है, किंतु इसकी पहचान संदिग्ध। कुछ विद्वान इसे तांबा, कांसा या लोहा बताते हैं, किंतु ऋग्वेद आर्य लोहे से परिचित नहीं थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं, वेद
शब्द का अर्थ है। वेद शब्द का हमारा अर्थ क्या होता है? अर्थ होता है ज्ञान। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ज्ञान ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रय कहा गया है? इसका हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन के आयु के आरोही क्रमानुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। आर्य पूर्वों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि ये उन्होंने घोड़ों द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय पर। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है। ऋग्वैदिक आर्य पशुचारी लोग थे। यह इस तथ्य से पुष्ट होता है कि इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयोग सभी। मतलब ऋग्वेद में गाय के अनेक संदर्भ थे। अधिकांश युद्ध गायों के लिए लड़े गए थे। पुरोहितों के दिए जाने वाला उपहार प्रायतः गाय होती थी, न कि जमीन। उस टाइम के लोग जो थे वो उस टाइम के लोग उनको गाय दिया करते थे। मतलब जैसे कि कोई गिफ्ट वगैरह दिया जाता है तो उनको गिफ्ट में गाय दिया करते थे। हाँ, ज़मीन वमीन ऐसे कुछ था नहीं उस टाइम में कि उसको गाय को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता था। यहाँ के लोग ज़्यादा दूध, दही, घी ये सब ज़्यादा खाते पीते थे। चावल, गेहूँ और ये सब दाल वाल उस टाइम का कोई वो नहीं था भोजन। अधिकांश लोग गाय के लिए लड़ते थे। मतलब सारा प्रायोरिटी हमारे गाय को दिया जाता था। जैसे इस टाइम के लोग जो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी करते तो उस टाइम पर्टिकुलरली वहाँ पे गाय को ज़्यादा पुष्टि किया जाता था। तो अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे देखिए, आप इसको समझा देते हैं अच्छे से। ऋग्वेद में गाय को की इतनी चर्चा है कि ऋग्वैदिक आर्यों को मुख्य रूप से पशुचारक कहा जाता था। हाँ, गाय का 176वां बार उल्लेख मिलता है। 176 टाइम उल्लेख इसका मिलता है वहाँ पे। इनके अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुआ करते थे। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याप्त गविष्ट है। गाय सबसे उत्तम धन मानी जाती थी उस टाइम में। जहाँ कहीं पुरोहितों को दी जाने वाली दक्षिण की बात आई तो उसमें आमतौर पर गाय ही होती थी। और भूमि न केवल होती थी, भूमि दिया नहीं जाता था। और ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने के बसने के लिए ज़मीन पर कब्जा करते होंगे, परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। तो यहाँ पे निजी संपत्ति नहीं होती थी। गाय को रखने के लिए, अपना खान पान सही करने के लिए वहाँ पे वो लोग ज़मीन को एसेट करते थे। हाँ, तो चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपीय कौन था? इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर जो है आर्यों को एक जाति कहने वाला ये एक पहला यूरोपियन था। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आर्य जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? तो यह हमारा है सप्त सिंधु पर। सप्त सिंधु हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सभ्यता सामान्य रूप से जनजाति सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी? तो समिति हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। समिति हमारा यहाँ पे क्या है? ऋग्वेद में समिति को 9 बार उल्लेख मिला है। इसका 9 बार उल्लेख मिलता है। समिति को विश्व का अथवा जनसाधारण की आवाज़ अभिव्यक्त करने वाली संस्था कहा जाता था। राजा, जनजाति,
सरदार की मुखिया के लिए निर्वाचन एवं पुनः निर्वाचन में इसका महत्व योगदान दिया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। राज्याभिषेक समारोह का विवरण निम्नलिखित में से किस में किया गया है? तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8 रे ब्राह्मण में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? उसे हम कहते थे बलि। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे बलि कहा जाता था। बलि को संग्रहित करने वाला अधिकारी भागदुग या भागदुग कहलाता था, जबकि संग्रहिता कोषाध्यक्ष का कार्य संभाल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया था? तो ये हमारा गायत्री मंत्र ऋग्वेद में लिया गया था। तो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल के लिए लिया गया था। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित किया गया है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। इसका हमारा मुंडकोपनिषद द्वारा लिया गया है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस विशुद्ध विदुषी ने वाद विवाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर गार्गी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस विवाह को विधि सम्मत नहीं माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर गर्भव विवाह को नहीं माना जाता है। ये हमारा हिंदू धर्म में विवाह को 16 संस्कारों में से एक संस्कार माना गया है। प्राचीन भारत में विवाह के प्रकार 8 थे। पहला हमारा ब्रह्मा विवाह है, फिर दैव विवाह, तीसरा हमारा आर्ष विवाह, चौथा हमारा प्रजाति विवाह, पांचवा हमारा गर्भ विवाह, छठा हमारा असुर विवाह, सातवां हमारा राजसी विवाह और आठवां हमारा पैशाच विवाह। इन विवाहों को ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह की विधि में मान्यता मिली है। इस बाकी 5 प्रकार विवाह विधि संपन्न नहीं मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। और ये जो हमारा आगे का प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से हमारा दूसरा पार्ट स्टार्ट होता है। बौद्ध एवं जैन धर्म। बौद्ध और जैन धर्म में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं इसको हम देखेंगे। यहाँ से बनाए जाते हैं। किस भारतीय धर्म में 24 तीर्थंकर हुए थे? तो जैन धर्म में हमारा 24 तीर्थंकर हुए थे। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? तो पाली भाषा में हमारे बुद्ध के उपदेश हैं। यहाँ पे हम महावीर का मूल नाम, ये सारा क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न हमारा दिया हुआ है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक मौर्य का रोमिंददेई स्तंभ के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है? अशोक के रुद्रमृदेई लघु स्तंभ लेख से पता चलता है कि वह अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी ग्राम में गया। उसने वहां पत्थर की दीवार बनवाई और शिला स्तंभ खड़ा कर दिया। वहाँ भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। अतः लुम्बिनी ग्राम का भूमि कर घटाकर 1/8 भाग कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बुद्ध हमारे शाक्य वंश से संबंधित थे। अगले प्रश्न का प्रथम बुद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये हमारा राजगृह में आयोजित किया गया था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे दिया हुआ है। बुद्ध का अर्थ है। बुद्ध का हमारा क्या अर्थ होता है? ज्ञान प्राप्ति। करेक्ट आंसर हमारा ज्ञान प्राप्ति हो जाएगा। 6 वर्षों की साधना के पश्चात
35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात को एक पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद वह बुद्ध के नाम से विख्यात हुए। अतः बुद्ध का अर्थ ज्ञान प्राप्ति से है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य के पश्चात पहचान कैसे की गई? तो ये हमारा त्रिपिटक के द्वारा की गई। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है आरंभ बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो ये हमारे पाली भाषा में रचे गए हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? तो ये हमारा वमसात्यपकाशिनी, ये हमारे बाद वाला ग्रंथ है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन में किस घटना के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये हमारा जन्म से जुड़ा हुआ है। कमल व सांड का संबंध बुद्ध के जन्म से, घोड़ा ग्रह त्याग से, पीपल बोधि वृक्ष ज्ञान से और पद चिन्ह निर्माण से एवं स्तूप का संबंध मृत्यु से है। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये हमारा बोध गया से। प्रश्न की ओर आते हैं। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? तो ये हमारा बौद्ध धर्म है। करेक्ट आंसर बौद्ध धर्म हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो ये हमारे 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगले प्रश्न करते हैं। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? तो ये हमारा हो जाएगा पवापुर से संबंध नहीं है इनका। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से कौन किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? तो ये हमारे बुद्ध के युग में पहचान रखते थे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो भारत में जैन धर्म के संस्थापक महावीर जी हैं। जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? तो ये हमारे ऋषभदेव जी को माना जाता है। अगले प्रश्न को आते हैं। वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया? तो पावा में प्राप्त किया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को अंग कहते हैं। अंग हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध व शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म का अपना लिया? तो ये हमारे हो जाएंगे चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिए थे। अब आते हैं हम यहाँ पे 6ठी शताब्दी पूर्व के बाद भारत का क्या था? तो ये हमारे देखेंगे बिम्बिसार किस साम्राज्य के राजा थे? तो हर्यक के राजा थे। तो ये हमारे यहाँ पे प्रश्न पूछे ऐसे जाते हैं। यहाँ पे भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दो लोहे की प्राचीनता संबंधी साहित्यिक उल्लेखों की पुष्टि पुरातात्विक प्रमाणों से भी हो जाती है। अचित्र अतरंज जी खेड़ा मथुरा रोपड़ श्रावती आदि स्थलों में से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। ईशा इस काल के लोग
विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहा जाता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध के में किसका विशाल भंडार था। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन में डी, लौह का भंडार था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध के राजा के पास। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। मगध के उत्पादन के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायित्व थे। तो ये हमारे हो जाएंगे बिम्बिसार हमारे शासन प्रथम शासन हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न दिया है उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हथियारों का इस्तेमाल किया। तो ये हमारे हो जाएंगे मगध जो हैं सबसे पहले युद्ध के हथियारों का इस्तेमाल किए गए थे। अगले प्रश्न क्या है प्राचीन काल में स्रोत समार्गी लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा है। तो ये हमारी संस्कृत भाषा हमारा प्राचीन काल में स्रोत समार्गी लिखने के लिए किया जाता था। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया हुआ है किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया। तो ये हमारा पोरस हैं जो झेलम नदी के पास। अगले प्रश्न के यहाँ पे हमारा आज के सेशन का लास्ट प्रश्न दिया निम्नलिखित नामों से प्राचीन भारत के चिकित्सीय त्रय की पहचान करिए। तो ये हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, चरक, सुश्रुत और भागभट। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। तो अब अगला वाला जो हमारा टॉपिक आएगा मौर्य काल आ जाएगा। मौर्य काल हम कल डिस्कस करेंगे पार्ट 3 में। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो हम इसका पूरा डिस्कस करेंगे मौर्य काल और 1-2 टॉपिक और भी डिस्कस करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।